तो आज हमारे पास जो सामग्री है वो एकदम सीधी और सपाट है, उत्तर प्रदेश की राजनीति और प्रशासन। और ये खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो यूपी की प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपी पीएससी, लेखपाल या पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं जी। और हम सब जानते हैं कि इन परीक्षाओं में ये आंकड़े, नाम और तारीखें किसी बुरे सपने की तरह होती हैं। बिल्कुल, सब कुछ खिचड़ी बन जाता है आखिर में। तो हमारा मकसद सिर्फ इन फैक्ट्स को दोहराना नहीं है, बल्कि उन्हें दिमाग में चिपकाने का कोई जुगाड़ ढूंढना है। सही कहा। तो आज का मिशन साफ है, हम इन स्रोतों में दिए गए आंकड़ों और नामों की चीर-फाड़ करेंगे और उन्हें कुछ ऐसी कहानियों या ट्रिक्स से जोड़ेंगे कि वो आसानी से याद रह जाएं। तो चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वो सवाल जो हमेशा पूछा जाता है, यूपी को देश की राजनीति का पावर हाउस क्यों कहते हैं? जवाब शायद यहाँ की सीटों की गिनती में छिपा है। स्रोत बताते हैं कि यहाँ द्विसदनीय व्यवस्था है। हाँ, और यहीं से आंकड़ों का मतलब पूरा खेल शुरू होता है। द्विसदनीय का सीधा मतलब है कि राज्य में 2 सदन हैं। जैसे केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा। बिल्कुल। यहाँ इन्हें विधानसभा और विधान परिषद कहते हैं और ये आंकड़े याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो पहले विधानसभा की बात करते हैं। कितनी सीटें हैं इसमें? विधानसभा, जिसे हम निचला सदन भी कहते हैं, उसमें कुल 403 सीटें हैं। 403? जी, ये वो सीटें हैं जिनके लिए विधायक सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। पहले एक एंग्लो इंडियन सदस्य भी होता था, पर हाँ, वो व्यवस्था तो अब खत्म हो गई है ना? जी बिल्कुल। तो अब सिर्फ 403। 403, ये थोड़ा सा अजीब नंबर है, याद रखने में मुश्किल हो सकता है। हो सकता है, लेकिन स्रोत में इसका एक आसान तरीका दिया है। इसे 403 की तरह मत देखिए, इसे तोड़कर बोलिए 403। अच्छा, 403। हाँ, ऐसे बोलने से ये दिमाग में ज्यादा आसानी से बैठ जाता है। अब आते हैं ऊपरी सदन पर, यानी विधान परिषद। इसमें पूरी 100 सीटें हैं। 100, पूरा शतक। ये तो आसान नंबर है। हाँ, ये आसान है, पर इसे राजनीति से जोड़ने के लिए भी एक मजेदार ट्रिक है। बताइए। ट्रिक है, यूपी वाले 100% राजनीति करते हैं। ये एक मजाकिया लाइन है, पर ये 100 का आंकड़ा दिमाग में पक्का कर देती है। अरे वाह, ये तो सच में काम की चीज है। ये तो हुई राज्य की बात, लेकिन असली दबदबा तो केंद्र में दिखता है। लोकसभा की कितनी सीटें हैं यहाँ से? और यहीं से वो मशहूर कहावत आती है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है। लोकसभा में उत्तर प्रदेश से रिकॉर्ड 80 सीटें हैं। 80? पूरे देश में सबसे ज्यादा? जी, सबसे ज्यादा। और इसे याद रखने के लिए स्रोत में एक बहुत अच्छी सांस्कृतिक ट्रिक दी गई है। अच्छा। वाराणसी यानी काशी अपने घाटों के लिए प्रसिद्ध है। तो ट्रिक है, काशी के 80 घाट का पानी और यूपी की 80 सीटें। क्या बात है, ये कनेक्शन तो बहुत मजबूत है। 80 सीटें सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये वो राजनीतिक वजन है जो तय करता है कि केंद्र में किसकी सरकार बनेगी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और यही कहानी एक तरह से राज्यसभा में भी दोहराई जाती है। राज्यसभा में भी यूपी 21 सीटों के साथ सबसे आगे है। 21 सीटें? हाँ, देश में किसी और राज्य से इतने सदस्य ऊपरी सदन में नहीं जाते। तो 21। इसके लिए क्या जुगाड़ है? इसके लिए एक थोड़ी अलग ट्रिक है जो कैलेंडर से जुड़ी है। महीने के अंत तक, यानी 31 तारीख तक राजनीति चलती है। महीने के हर दिन राजनीति? ये थोड़ा अजीब है, पर मुझे लगता है परीक्षा के तनाव में यही अजीब बातें सबसे पहले याद आती हैं। बिल्कुल। तो ये तो हुई सीटों की गिनती, लेकिन इस नींव पर इमारत खड़ी करते हैं लोग, मुख्यमंत्री और राज्यपाल। और परीक्षाओं में हमेशा पहले कौन थे, ये जरूर पूछा जाता है। तो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है, पंडित गोविंद बल्लभ पंत। अच्छा, पंत जी। और इन्हें याद रखने की एक बहुत ही सरल और मजेदार ट्रिक है जो शायद कभी नहीं भूलेगी। बताइए, क्या है? कि पंत जी यानी पैंट्स पहनकर सीएम की कुर्सी पर बैठे। अरे वाह, ये तो वाकई अजीब जरूर है, लेकिन ये दिखाता है कि याद रखने के लिए कोई भी कनेक्शन बनाना पड़ता है। बिल्कुल। और पंत जी का नाम इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वो सिर्फ एक प्रशासक नहीं थे, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम का एक बड़ा चेहरा थे। सही बात है। अब पहले पुरुष मुख्यमंत्री के बाद एक और पहला नाम आता है जो सिर्फ यूपी के लिए नहीं, पूरे देश के लिए एक मील का पत्थर था। आप सुचेता कृपलानी की बात कर रही हैं? जी हाँ, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री। एकदम सही। और ये तथ्य इस सवाल को दोगुना महत्वपूर्ण बना देता है।
उन्हें याद रखने की ट्रिक भी उनके नाम में ही छिपी है। वो कैसे? सुचेता ने सबको सचेत कर दिया। उन्होंने पहली महिला मुख्यमंत्री बनकर एक तरह से पूरे देश को सचेत कर दिया कि महिलाएं भी सर्वोच्च राजनीतिक पद संभाल सकती हैं। बहुत खूब। अच्छा, स्रोत में कुछ और मुख्यमंत्रियों के रिकॉर्ड्स का भी जिक्र है ना? हाँ, कुछ और आंकड़े हैं जो सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं, जैसे सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड। सुश्री मायावती जी, वो 4 बार इस पद पर रही हैं और प्रदेश के सबसे युवा मुख्यमंत्री बनने का श्रेय अखिलेश यादव को जाता है। ठीक है। मुख्यमंत्री के बाद राज्यपाल, यहाँ भी पहली महिला का रिकॉर्ड यूपी के नाम ही है। हाँ, और ये भी एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड है। पहली राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू, जो देश की भी पहली महिला राज्यपाल थीं। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। जी, उन्हें भारत कोकिला भी कहा जाता था। और इसी से उनकी ट्रिक बनती है जो बहुत काव्यात्मक है। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सबसे पहले राजभवन में चहकी। ये तो बहुत ही सुंदर तरीका है याद रखने का। अच्छा, स्रोत में वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में भी एक दिलचस्प बात बताई गई है। हाँ, व्यक्ति के तौर पर 21वें और कार्यकाल के तौर पर 32वें मुख्यमंत्री। ये अंतर फंसा सकता है ना? बिल्कुल, और परीक्षक अक्सर यहीं फंसाते हैं। ये अंतर इसलिए है क्योंकि एक ही व्यक्ति कई बार मुख्यमंत्री बन सकता है। जैसे मायावती जी 4 बार बनी, तो व्यक्तियों की गिनती मतलब 21, कार्यकाल की गिनती 32 से कम है। सही है। ये बारीकियां ही हैं जो एक उम्मीदवार को दूसरों से आगे रखती हैं। अच्छा, ये तो हो गई लखनऊ और दिल्ली में बैठने वाली बड़ी शख्सियतें। लेकिन असल में सरकार तो जमीन पर काम करती है, मंडलों में, जिलों में। इन आंकड़ों का जाल भी कम परेशान नहीं करता? ये भी रटने वाले आंकड़े हैं। स्रोत के अनुसार उत्तर प्रदेश को प्रशासनिक सुविधा के लिए कुल 18 मंडलों यानी डिविजन्स में बांटा गया है। 18 मंडल? जी, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सबसे नया यानी 18वां मंडल अलीगढ़ है। और ये सबसे नया वाला सवाल तो परीक्षाओं का पसंदीदा होता है। अच्छा, क्या सबसे बड़े मंडलों के बारे में भी कोई जानकारी है? हाँ, स्रोत बताता है कि लखनऊ, कानपुर और मेरठ ये 3 सबसे बड़े मंडल हैं। इन तीनों में 6-6 जिले आते हैं। 6-6 जिले, ठीक है। इसके बाद आते हैं जिले, जो कुल 75 हैं। ये तो खैर ज्यादातर लोगों को पता होता है, लेकिन इसके बाद आता है नगर निगम। नगर निगम, और ये कितने हैं? प्रदेश में कुल 17 नगर निगम यानी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं। और यहां भी वही सबसे नया वाला सवाल सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। 17वां और सबसे नया नगर निगम शाहजहांपुर है। 17 नगर निगम और सबसे नया शाहजहांपुर। इसके लिए भी कोई ट्रिक है? हाँ, इसके लिए एक ऐतिहासिक ट्रिक है। शाहजहां ने 17वीं बार नगर बसाया। वाह! ये लाइन सीधे सीधे 17 के आंकड़े को शाहजहांपुर के नाम से जोड़ देती है। इतिहास को आज के आंकड़ों से जोड़ दिया, ये तो नहीं भूलेगा। 18 मंडल, 75 जिले, 17 नगर निगम। अब ये नंबर उतने डरावने नहीं लग रहे। नहीं। तो अब सरकार और प्रशासन के बाद तीसरा स्तंभ आता है न्यायपालिका। और यूपी का हाईकोर्ट तो अपने आप में एक इतिहास समेटे हुए है। बिल्कुल। यूपी का उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट आज प्रयागराज में है, लेकिन इसकी स्थापना 1866 में आगरा में हुई थी। अच्छा, पहले आगरा में? जी, जिसे 3 साल बाद 1869 में प्रयागराज स्थानांतरित कर दिया गया। 1866, ये साल याद रखना थोड़ा मुश्किल है। इसे याद रखने के लिए एक बहुत अच्छी ऐतिहासिक ट्रिक है। हम सब 1857 की महान क्रांति के बारे में जानते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो ट्रिक है, 1857 की क्रांति के 9 साल बाद कोर्ट बना। ये आपको सीधे 1866 पर ले आता है। ये शानदार है। तो मुख्य पीठ प्रयागराज में है, इसकी कोई और ब्रांच भी है? हाँ, इसकी एक खंडपीठ यानी बेंच लखनऊ में भी है। लेकिन इस हाईकोर्ट की एक और बहुत बड़ी खासियत है। वो क्या? ये जजों की स्वीकृत संख्या मतलब 160 के मामले में सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा हाईकोर्ट है। एशिया का सबसे बड़ा हाईकोर्ट, ये तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। स्रोत में कुछ और छोटे लेकिन जरूरी तथ्य भी हैं जिन्हें एग्जाम शॉट्स कहा गया है। हाँ, ये वो रैपिड फायर तथ्य हैं जो वन लाइनर सवालों में आ जाते हैं। जैसे राष्ट्रपति शासन। उत्तर प्रदेश में अब तक 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। 10 बार? जी, इसकी ट्रिक है, यूपी में 10 बार ब्रेक यानी शासन लगा। ठीक है। और राजकीय चिन्ह के बारे में क्या? हमारा राजकीय चिन्ह 1938 में स्वीकृत हुआ था। इसमें एक वृत्त में 2 मछली और एक तीर धनुष है। दिलचस्प बात यह है कि मछलियां अवध में मुस्लिम शासन का प्रतीक हैं और तीर धनुष भगवान राम के हिंदू शासन का। ये प्रदेश की गंगा जमुनी तहजीब को दिखाता है। और एक आखिरी एग्जाम शॉट एनसीआर को लेकर है ना? हाँ,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर में उत्तर प्रदेश के 8 जिले शामिल हैं। और इसमें भी सबसे नया वाला एंगल महत्वपूर्ण है। कौन सा है सबसे नया? एनसीआर में शामिल होने वाला यूपी का सबसे नया जिला शामली है। तो कुल 8 जिले, जिनमें शामली सबसे नया। बढ़िया। ये छोटे छोटे तथ्य मिलकर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। चलिए अब इस पूरी बातचीत को समेटते हैं। मान लीजिए कि परीक्षा हॉल में जाने से बस 5 मिनट पहले का समय है। तो वो कौन सी 5-6 बातें हैं जो दिमाग में सबसे ऊपर होनी चाहिए? जरूर, ये रैपिड फायर रिवीजन के लिए परफेक्ट है। जो बातें बिल्कुल नहीं भूलनी है वो हैं, पहली, लोकसभा सीटें 80, काशी के 80 घाट। ठीक है। दूसरी, विधान परिषद सीटें, हाँ, पूरा शतक। 100% राजनीति। जी। तीसरी, पहली महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी, भारत की भी पहली। चौथी, पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू, भारत की भी पहली। पांचवी, सबसे नया मंडल अलीगढ़ यानी 18वां। और छठी, सबसे नया नगर निगम शाहजहांपुर 17वां। बेहतरीन। ये कुछ बिंदु हैं जिन्हें अगर कोई अंतिम समय में भी देख ले तो कई सवालों के सही जवाब दे सकता है। बिल्कुल। तो आज हमने उत्तर प्रदेश की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े उन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को समझा। और सबसे अच्छी बात ये रही कि हमने इन्हें रटा नहीं बल्कि याद रखने के लिए कुछ मजेदार ट्रिक्स का इस्तेमाल किया। बिल्कुल। हमने आज क्या, कौन और कितने जैसे सवालों पर ध्यान दिया। लेकिन अगर हम एक कदम पीछे हटकर सोचें तो ये सब आंकड़े, खासकर वो 80 लोकसभा सीटों वाला आंकड़ा, एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। कैसा सवाल? मैं बार-बार कहते हैं कि यूपी की राजनीति देश की दिशा तय करती है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या इस संख्यात्मक शक्ति का प्रभाव सिर्फ चुनाव के नतीजों तक ही सीमित रहता है, या ये केंद्र सरकार की नीतियों और संसाधनों के बंटवारे को भी दिन प्रतिदिन प्रभावित करता है? मतलब ये जो सीटों की भारी भरकम संख्या है वो असल में जमीनी स्तर पर कितनी राजनीतिक शक्ति में तब्दील होती है? ये एक ऐसा सवाल है जो इन आंकड़ों को एक नया और गहरा आयाम देता है।